स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 25 जुलाई, दिन है शनिवार। तो देखते हैं 25 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं। तो एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शीतलन, उत्सर्जन और नीति संश्लेषण के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है। समझ ना आए तो बता दूं आपको कि दुनिया भर में जो शीतलन की आवश्यकता है, जो उत्सर्जन हो रहा है शीतलन का, उसके ऊपर बाकायदा नीतिगत तरीकों से एक विश्लेषण की बात करी गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया को लगभग कम से कम 14 बिलियन के शीतलन उपकरण की आवश्यकता होगी। यानी समझ सकते हैं कि 14 बिलियन की जो शीतलन उपकरण की आवश्यकता होगी। देखिए, शीतलन उपकरण की आवश्यकता तब होती है जब हमें अलग अलग क्षेत्रों में आवश्यकता होती है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा हो गया, टीकों और दवाओं को आपूर्ति करने के मामले में उनको जो संरक्षण देना होगा वो भी कहीं ना कहीं ठंडी चीज़ों में ही दिया जाता है। घरेलू क्षेत्रों में आराम के लिए जो हम लोग एसी वगैरह यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें 14 बिलियन के शीतलन उपकरण में 2050 तक की शामिल हो जाएंगे। वर्तमान की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर उपयोग में 3.6 बिलियन उपकरण हैं। यह पर्यावरण में जो वृद्धि हो रही है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिएगा एसी हुआ या ऐसी कोई भी चीज़ जो कार्बन उत्सर्जन कर रही है, सीएफसी का उत्पादन कर रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। और आगामी समय में 2050 तक की जो रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 2050 तक की 14 बिलियन के शीतलन उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ये एक भयावह स्थिति दिखाएगी कि आने वाले समय में लोग कितना एसी या फिर ठंडी चीज़ों का बड़ा प्रीफर करेंगे इन सब सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये रिपोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इतना याद रखिएगा कि शीतलन, उत्सर्जन और नीति संश्लेषण के ऊपर रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूएनडीपी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह पूरी रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने यानी कि डीआरडीओ ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित करी है। देखिए, लेह में अगर बात करूं तो करीब 1250 के आसपास केसेस हैं कोविड-19 के। और जो डीआरडीओ ने ये अभी हाल ही में परीक्षण सुविधा विकसित करी है, ये रिहार एक स्थिति है। मैं बता दूं, आपको पूरी बात बता दूंगा कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई लेवल एल्टीट्यूड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है दिहार का। होता क्या है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ता है लेह लद्दाख में, उस क्षेत्र का एनालिसिस इसी दिहार में होता है। ठीक है, और यहीं पर डीआरडीओ में अगर देखें तो कोविड-19 परीक्षण सुविधा को विकसित किया है डीआरडीओ ने। ये वर्तमान में आर के माथुर जी हैं, वर्तमान में वहाँ के गवर्नर, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। तो रिहार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या आपसे ऐसे पूछा सकता है, डीआरडीओ ने हाल ही में कहाँ पर कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित करी है? तो ये भी आपसे संभवतः क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिगंतरा नामक एक स्पेस स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली को विकसित किया है। देखते होंगे स्पेस में क्या होता है, अगर कोई रॉकेट वगैरह ख़राब हो जाता है या अपना काम करना बंद कर देता है तो फिर मलबा ही होता है स्पेस के लिए। तो उसको भी किस तरीके से ट्रैक किया जा सके, ये सारी चीज़ों के लिए एक दिगंतरा नामक एक स्पेस स्टार्टअप आया है। स्पेस स्टार्टअप का मैं मतलब बता दूं आपको, जैसे कि अमेरिका में निजी स्पेस एजेंसी कौन सी, स्पेस एक्स है, इसी तरीके से इंडिया में अब निजी तौर पर स्टार्टअप के रूप में स्पेस वर्क के ऊपर काम करने वाली कुछ कंपनियां आएंगी। क्योंकि सरकार ने भी हाल ही में ये खुली छूट दे दी थी कि अगर स्पेस के ऊपर कोई कंपनी स्टार्टअप स्थापित करना चाहे तो उसे छूट दी जाएगी और अलग अलग उसे प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अगर दिगंतरा की बात करूँ तो दिगंतरा को 25 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। ये भी स्पेस एक तरीके से स्टार्टअप कंपनी ही है। यह सिस्टम लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के ऊपर आधारित होगा, जो दिगंतरा ने डेवलप किया है, जो ट्रैक कर पाएगा मलबे के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो मलबे के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते ट्रैकिंग के लिए, नेविगेशन के लिए। तो अब दिगंतरा नामक स्पेस कंपनी ने निर्णय लिया है। ठीक है, खैर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया है। उन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो योजना है, मुख्य रूप से जो कोयला या खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उससे भी अलग मैं आपको बात बता दूं तो 10 भारत के ऐसे राज्य जहां पर कोयला का उत्खनन होता है या कोयला निकाला जाता है, तो ऐसे राज्यों में हरियाली की वृद्धि की जाए। और उसके अलावा 6 ऐसे पार्क की स्थापना की जाएगी जो कि पूरे हरियाली हेरिटेज पार्क तौर पे होंगे। हेरिटेज तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी तरीके से हरे भरे होंगे। हेरिटेज का मतलब संरक्षण चीज़ें हो गई, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा 6 ऐसे पार्कों की भी नींव रखी जाएगी। तो 10 राज्य ऐसे होंगे जो कि कोयला खनन वगैरह करते हैं उनके लिए, और स्पेशली 6 ऐसे पार्क की भी उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन वो जो 6 पार्क होंगे वो आगे वाले समय में देखेंगे उनको। ठीक है, खैर मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य, जो निकारागुआ गणराज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसओ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। यानी कि 87वां देश कौन बन गया है? निकारागुआ। ये मध्य अमेरिकी के देश है। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ जब पढ़ाता हूँ कि
नॉर्थ अमेरिका के निचले हिस्से पे अगर आप देखेंगे, मैक्सिको के निचले हिस्से पर, तो वहाँ पे 7 देश ऐसे हैं जिन्हें मध्य अमेरिका की संज्ञा दी जाती है और उन्हीं 7 देशों में से एक है निकारागुआ गणराज्य। तो 87वां देश बन गया। तो मैं बात कर लेता हूँ आईएसओ के ऊपर का। इसका आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुआ था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। याद रहे कि अमेरिका भी हाल ही में सम्मेलन की जो ये इस गठबंधन था इससे क्विट कर गया है, बाहर हो गया है। इसने बोला कि हम कार्बन उत्सर्जन को उसी स्तर पर कर पाएंगे वरना हमारा औद्योगिक ढांचा ढह जाएगा। ठीक है, तो इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से एक तरीके से प्लान बनाया गया था कि आईएसओ की स्थापना की जाएगी और आईएसओ की स्थापना की भी गई। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में है गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में आईएसओ का हेडक्वार्टर है। तो 87वां कंट्री कौन बन गया है, तो आप बताइए। निकारागुआ गणराज्य अमेरिका का बना हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला, केरला के एझिमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। नेवी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहेंगे कि संयंत्र होगा तो वो 3 मेगावाट वाला सौर संयंत्र है, वो नेवी के तौर पर सबसे बड़ा है। तो ख्याल आपको याद रखना है बहरहाल कि अनिल कुमार चावला जी ने एझिमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का कमीशन किया गया है। कहाँ, कितने का करेगा, तो 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र है ये, बेसिकली आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। ऑब्जर्वर का दर्जा देने का मतलब ये हुआ कि उस अब कहीं ना कहीं WTO के अंतर्गत जो चीज़ें होंगी, ऑब्जर्वर का मतलब होता है उसे विदेश व्यापार नीति में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है, अपने आर्थिक ढांचे को सुधारने में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये ऑब्जर्वर के रूप में उसे दर्जा दिया गया। तो तुर्कमेनिस्तान 25वां ऐसा देश होगा जो कि WTO का एक तरीके से ऑब्जर्वर कंट्री होगा। तो मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ यहाँ से। पहला प्रश्न तो ये कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है और WTO की वर्तमान में जो स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 2 प्रश्न WTO से आप बताएंगे, स्थापना और हेडक्वार्टर। और ऊपर अगर मैं चलूँ तो आप बताइए कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपका है इसकी स्थापना वर्ष कितना था, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई। तो ये आप बताइएगा, स्थापना वर्ष क्या है ISA का, इंटरनेशनल